नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पॉक्सो एक्ट के कुछ लैंडमार्क केस लॉ के बारे में, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ। ये महत्वपूर्ण केस लॉ आपके एडीपीओ के एग्जाम, एमपी सिविल जज के एग्जाम और एडीजे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन एग्जाम्स में जो भी केस लॉ अगर पॉक्सो एक्ट से पूछा जाएगा तो लगभग उम्मीद मैं यही करता हूं कि इन केस लॉ में से एक केस लॉ ऐसा होगा जो आपके एग्जाम में आ जाए। अब मैं आपसे एक एक करके केस लॉ के बारे में बात करूंगा और इन केस लॉ में उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों ने क्या कहा था, इस पर मैं संपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी अपने हाथ में रखें ताकि आप केस लॉ हो सकता है कि आपको ये सामने दिख रहे हो, लेकिन इनमें क्या बोला गया था वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आप कोशिश करना कि उस डिटेल को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको ये काम आ जाए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं पहले केस लॉ की तरफ। जर्नैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 उच्चतम न्यायालय का ये मामला था और यह मामला आया था नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न से संबंध में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो अवयस्क होती है उसकी आयु के निर्धारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे और यह कहा था कि यदि अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में अवयस्क यदि अपनी सहमति देता है या फिर देती है तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। तो सभी लोग, जैसा मैं आपको इनके फैक्ट बताते जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाना ताकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाए वीडियो। दूसरा था कर्नाटक राज्य बनाम सेवन्ना, 2014 का ये मामला था, उच्चतम न्यायालय का ये मामला है। इस मामले में क्या हुआ था उस पर हम बाद में जाएंगे। ये बलात्कार के जो मामले होते हैं उनमें तेजी लाने के लिए ये मामला आया था कि जो बलात्कार से संबंधित मामले होते हैं उनकी कार्रवाइयों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि उस मामले में जल्दी कार्रवाई होगी। और इसके बाद ही आप लोगों ने देखा होगा कि सीआरपीसी में जो प्रोविजन थे उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया, आज वर्तमान में बीएनएसएस में वही संशोधन चला आ रहा है और ये संशोधन हुआ था कि रेप से संबंधित मामलों का निपटारा 2 माह के भीतर किया जाना चाहिए। इस मामले में क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने प्रक्रियात्मक विलंब को रोकने के लिए कहा था और निर्देश देते हुए यह कहा कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो बलात्कार पीड़िता के बयान को धारा 164, ये पहले सीआरपीसी की धारा थी, वर्तमान में धारा 183 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध करना चाहिए ताकि एक प्रक्रियात्मक विलंब से बचा जा सके और बार बार पीड़िता के बयान दर्ज करने में जो परेशानी होती है उस अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। ये इस मामले में बोला गया था। अगला मामला है आपका इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017। ये जो मामला आया था, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375 के स्पष्टीकरण 2 को निरस्त कर दिया था। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये रेप से संबंधित एक मामला आया था जिसमें अगर 15 साल से कम आयु की, अगर कोई 18 साल से अधिक कम आयु की, माफ कीजिएगा 18 साल से अधिक कम आयु की किसी भी पत्नी के साथ यदि किसी पुरुष के द्वारा संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप की कैटेगरी में आ सकता है। यह इस मामले में बोला गया था। ठीक है, इस मामले में बालिका की शारीरिक अखंडता और गरिमा को प्राथमिकता प्रदान की गई थी। अब मैं आपको 2 केस लॉ ऐसे बताने वाला हूं। पहला केस लॉ आपका सोफियान बनाम राज्य 2017 का मामला है। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला है। इस मामले में एकमात्र पीड़िता के बयान के आधार पर अपराधी को दोषी ठहराया गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि पीड़ित विक्टिम जो है या पीड़िता की बात पर यकीन करना चाहिए और उसके आधार पर भी अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है और उसकी सजा को बरकरार रखा जा सकता है। अगला जो आप मामला पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य का मामला क्या है, बालाजी सर्जेराव कामले बनाम महाराष्ट्र राज्य 2017। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का एक मामला था। इस मामले में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई पीड़िता कम उम्र की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो बयान दिया है उस बयान को हम नकार दें।
कम उम्र की पीड़िता के बयान के आधार पर भी अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है, ये इस मामले में बोला गया था। और इसमें यह भी कहा गया था, अगर पीड़िता घटना की सही जानकारी या सही तारीख नहीं बता पा रही है तब भी उसके बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा। ठीक, चलिए अगले मामले में चलते हैं, हम अगले उस पर चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ 2019, ये मामला आपका एमपी एडीजे में पूछा जा चुका है और एमपी सिविल जज में भी आ चुका है। ठीक, इस मामले में पीड़िता की पहचान की सुरक्षा के बारे में बताया गया था। पीड़िता की पहचान की सुरक्षा का मतलब यह है कि कई बार जब विक्टिम की पहचान उजागर हो जाती है हमारे समाज में, तो उस बालक या बालिका को बहुत ही अलग नजरों से देखा जाता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे अन्य प्रकार से, पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। ठीक, इस बात को बिल्कुल क्लियर मना कर दिया और इन्होंने कहा कि बालक या बालिका की गोपनीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनसे संबंधित सभी रिपोर्टों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अलक आलोक श्रीवास्तव। अगला मामला आप देखोगे तो अलक आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ 2018 का ये मामला है। इस मामले में पॉक्सो एक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। इस मामले में ये कहा था कि जो बाल यौन से संबंधित मामले होते हैं उनका त्वरित विचारण होना चाहिए और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश दिए थे कि आप विशेष न्यायालय स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि क्या पीठासीन अधिकारी बाल संरक्षण और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील है या नहीं। यानी कि सिंपल भाषा में कहूं तो उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले तो यह कहा था कि पॉक्सो एक्ट को आप क्रियान्वित करवाइए और प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह भी कहा था कि आप एक स्पेशल कोर्ट बनाएं। इससे क्या होगा, स्पेशल कोर्ट रहेगा तो वह पीठासीन अधिकारी केवल बच्चों से संबंधित मामलों को ही सुनेगा और क्या वो न्यायालय बालक के प्रति संवेदनशील या फिर एक अच्छा व्यवहार जिससे बालक डरे नहीं, इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया था। ठीक, अगला हम मामले पर आ जाते हैं और ये मामला आपका एक ऐसा मामला आया था जिसने हमारी जुडिशरी में कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट की बहुत ही गलत व्याख्या कर दी थी। यह मामला आया था सन 2021 में और भारत के अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश चंद और अन्य, ये लिखा है मामला, भारत के अटॉर्नी जनरल और सतीश और अन्य बनाम 2021। इसको स्किन टू स्किन मामले के नाम से भी जाना जाता है। स्किन टू स्किन के मामले के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। पहले ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस मामले में ये डिसीजन दिया था कि अगर किसी लड़की के या किसी बालिका के स्तन को यदि कपड़ों के ऊपर से छुआ जाएगा तो अपराधी दोषी माना जाएगा। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब ये मामला आया तो निचले न्यायालय के मामले को उलट दिया और ये कहा कि अगर कपड़े के ऊपर से किसी भी लड़की के स्तनों को छुआ जाता है तो वो फिर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है। किसका? यौन उत्पीड़न का। लेकिन जब ये मामला उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर एक प्रॉपर व्याख्या दी, यौन उत्पीड़न की प्रॉपर व्याख्या दी, यानी कि परिभाषा दी और ये कहा कि यह जरूरी नहीं है कि किसी भी बालक या बालिका के शरीर को कपड़ों के ऊपर से या अंदर से छुआ जाए तभी अपराध माना जाए। अगर कपड़ों के ऊपर से भी शरीर को टच किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो अपराध माना जाएगा और यही इस मामले में बोला गया था। और बॉम्बे हाईकोर्ट के मामले को मैं जो निर्णय दिया था उस मामले को उलट दिया था इस मामले। अगला मामला आप देखेंगे तो हरीश बनाम पुलिस इंस्पेक्टर 2021 का मामला है। इसमें यह कहा था कि जो बाल पोर्नोग्राफी होती है अगर वो किसी के पोजीशन में है यानी कि कब्जे में है तो ऐसी स्थिति में उसको दोषी माना जाएगा। अब इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बालकों से संबंधित पोर्नोग्राफी को देखता है और या उसको सर्च भी करता है तो ऐसी स्थिति में वो उस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त माना जाएगा। यही इस मामले में बोला गया था। अब जरूरी है कि हो सकता है कि वो डाउनलोड करके अपने पास रखे, डाउनलोड करके बाद में देखे, तब भी उसको अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और उस अभियुक्त व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। अगला एक लास्ट है
सुंदरी गौतम बनाम राज्य एनसीटी 2024 का मामला। इस मामले में ये बोला गया था कि क्या पॉक्सो एक्ट के तहत केवल पुरुष ही दोषी माना जाएगा या फिर महिला दोषी मानी जाएगी। इस चीज को स्पष्ट किया था इस मामले में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जरूरी नहीं है कि पॉक्सो एक्ट के तहत केवल और केवल पुरुष अपराधी हो। इस मामले में अगर कोई भी बालक के विरुद्ध अपराध किया जाता है तब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को दंडित किया जा सकता है। ये इस मामले में बोला गया था। सुंदरी गौतम बनाम राज्य एनसीटी यानी कि आपका ये दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में यही बोला था। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा ये 10 केस लॉग पर ये जो डिटेल बताई गई है समझ में आई होगी। अगर लगता है आपको कि मैंने जो डिटेल बताई है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और आपके बैरक में कहीं भी आप एक पेज पर नोट्स बनाकर साइड में उसको लगा सकते हैं। जब भी आप पॉक्सो एक्ट का रिवीजन करेंगे तब आप इन केस लॉ का जरूर रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सभी का धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।